बच्चों सवाल यहाँ पर एक ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी महाशक्ति अचानक से कैसे उसका विघटन हो गया, मतलब वो डिक्लाइन होगी, तो क्या ऐसे वो कारण रहे होंगे और उन कारणों के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम निकल के आए, ये सभी चीजें बच्चों आपको आज की इस क्लास में जानने को मिलेगी। सो हम बात कर रहे हैं बच्चों सोवियत संघ के विघटन और उसके परिणामों के बारे में। इससे पहले हमने अपना फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया था ध्रुव ध्रुवीयता के अंतर से रिलेटेड कि इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। और आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं और ऐसी सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी ये जो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम की चल रही है, तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा और फ्रेश कंटेंट अच्छे से समझिएगा, ताकि आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है वो काफी अच्छे तरीके से जा सके। सो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो शुरुआत करें हम सोवियत संघ के विघटन की, तो आप फिर से एक बार रिकॉल कीजिएगा उनको, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो कहीं ना कहीं बच्चों फुल क्रेडिट जो जाता है वो इन्हीं को जाता है। पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, आप कोई भी वे में कह सकते हो, लेकिन जो एक तरीके से पूरे एलिगेशन लगाए गए थे वो इन्हीं के ऊपर लगा दिए गए थे, है ना। तो देखिए क्या बात की गई है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों के वायदे, जैसे जब आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें करी थी जिस वजह से जो उनके सपोर्टर थे वो उनका सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन उस उम्मीद से नहीं जिस उम्मीद से करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे थे। और जो उनके अगेंस्ट थे, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वो तो वैसे भी चाहते थे कि यार ये जो गोर्बाचेव जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे। अब उन्होंने करा ऐसा क्या था कि जिस वजह से खुद उनके सपोर्टर और जो उनके अगेंस्ट थे वो इनके सब खिलाफ हो गए। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहा। आपको पता होगा मैंने ग्लासनोस्ट के बारे में बताया था, इसके अलावा पेरिस्ट्रोइका का जो पुनर्संरचना थी, इन सभी के बारे में बताया था। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो हमें रिफॉर्म देखने को मिले थे, वैसे ही ये रिफॉर्म इस सोवियत संघ में भी लाना चाहते थे। इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनको तो ये एक तरीके से उनका निदान कर रहे थे, यानी कि निदान का मतलब होता है कि एक तरीके से उनको डायग्नोस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि कहां कहां पर लूप होल्स है, तो उन लूप होल्स को फिलअप करने की बात की जा रही थी। चाहे फिर वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना हो या फिर राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को ला देना हो, ये सभी चीजें थी। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि फिर भी सोवियत संघ क्यों टूट गया? जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी तो अच्छा आना चाहिए। तो लेकिन सोवियत संघ का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, बल्कि ऐसा रिजल्ट आया कि इतने लंबे दशकों से चलता आ रहा जो शीत युद्ध था उसका एंड ही हो गया, मतलब सोवियत संघ हार गया। तो क्या कारण रहा होगा, है ना। तो यही समझने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए हुआ ये था कि लोगों को ना स्वतंत्रता का स्वाद ऐसे मिला मानो सबको जल्दी जल्दी सुधार की आदत लग गई। वही होती है ना कि जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, हम जब हमें लत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हमें वो और चाहिए होता है ना, ताकि हमारा जो डोपामाइन है वो सेटिस्फाई हो सके, संतुष्ट हो सके। तो कुछ इस तरीके से वहां के लोगों को भी ना आजादी का स्वाद मिल चुका था। अब इसके ऊपर जो काबू पाना वो मुश्किल हो चुका था। साथ ही जनता का सहयोग मिखाइल गोर्बाचेव को मिला और साथ ही आलोचक के रूप में भी लोग उनके सामने उभर कर आए। अब ये सहयोग और आलोचक में क्या डिफरेंट था? देखिए गोर्बाचेव को ज्यादा गति से सुधार करनी चाहिए। जो भी गोर्बाचेव कर रहे थे उनके सहयोग में लोग उनको बोल रहे थे कि आप जो सुधार कर रहे हो ना कछुए की स्पीड से नहीं बल्कि खरगोश की स्पीड से करो, ताकि जल्दी जल्दी हमें उसके अंदर रिफॉर्म देखने को मिले। इसके अलावा जब इनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई ना, तो ये अपना धीरज खो बैठे और इनके हाथ में निराशा मिली। साथ ही आप कह सकते हो कि फायदा तो मिला, क्योंकि वो काफी स्लो था ना, लेकिन उतना नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं थी ना उनके अनुसार ये चीजें हुई नहीं थी। तो जो सपोर्टर थे ना कहीं उनका भी दिल एक तरीके से सैड हो गया कि यार जो हम चाह रहे थे वैसा हमें नहीं मिला। मतलब एक तो गोर्बाचेव सुधार कर रहे हैं,
लेकिन लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो पा रहा है कोई भी चीज। और आलोचक की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था ही शुरुआत से ही, तो उनके जो समर्थक थे खास तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी इनके खिलाफ हो गए। उनका क्या मानना था कि देखो ये जो हमारे के स्पेशल राइट्स थे, यानी कि जो आम जनता से अलग इनको मिलते थे ना, वो हमारे कम हो रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था कि गोरबाचोव इन सारी चीजों को ना काफी जल्दीबाजी से कर रहे थे। तो भैया हुआ ये कि सहयोग और आलोचक दोनों ने ही एलिगेशन लगा दिए कि भैया गोरबाचोव ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। तो इन सभी वजहों से क्या हुआ कि गोरबाचोव का जो समर्थन ना वो बट गया, ना वो यहाँ के रहे ना वो वहां के रहे। मतलब जो उनके सपोर्टर थे नहीं, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में ही खड़े हो गए। तो ये तो सारी चीजें गोरबाचोव द्वारा की गई थी, जो कि 1980 के दशक में ये सिलसिला शुरू हुआ था, खास तौर पर 1985 के बाद कह सकते हो। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन में हुआ था कि जो लोगों की राष्ट्रवादी भावनाएं थी और जो संप्रभुता की इच्छा थी वो जाग उठी थी। मैंने आपको बताया था ना कि लोगों को स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था। अब उन्हें जरूरी ये था कि अब तो हमें आजादी चाहिए, क्योंकि सारी चीजों को छोड़ दो, जितनी भी नाकामयाब रही हो गोरबाचेव की, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा ना उतर पाना हो, तब भी सोवियत संघ बच जाता। लेकिन एक ऐसी घटना जिसकी वजह से सोवियत संघ का जो अंत था वो निश्चय ही हो चुका था, वो था जनता की मांगे। यानी जनता की मांगे कैसी थी? राष्ट्रवादी भावनाएं, संप्रभुता की इच्छा। संप्रभुता मतलब होता है कि आंतरिक और बाहरी रूप से आजादी। तो ये सब लोगों के मन में अब आ गया था, क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये जो सोवियत अर्थव्यवस्था है ना, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की गई थी इतने समय से। आप ऐसा कह सकते हैं कि रूस और बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य वो है जिसके अंदर एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इसके अलावा यूक्रेन, हालांकि यूक्रेन है, और जॉर्जिया, ये भी पूर्वी यूरोप का ही भाग है। इन सभी देशों के अंदर आप कह सकते हो कि जल्दी से आजाद होने की एक इच्छा भी जाहिर हुई थी। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे कि इस मसले पर लोगों की अलग अलग राय पैदा हो सके। और बच्चों, विडंबना तो यह थी कि अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि शीत युद्ध के दौरान जो मध्य एशियाई गणराज्य है, जिन्हें आप खाड़ी कंट्री के नाम से भी जानते हो, इन देशों में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना पनपेगी। एक तरीके से मतलब ये वो देश होंगे जो सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होना चाहेंगे और पश्चिमी देशों के साथ मिल जाना चाहेंगे। इसका एक मुख्य कारण ये भी था बच्चों कि ये सभी गणराज्य आप कह सकते हो कि जो धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग थे सोवियत संघ की जितनी भी आप कह सकते हो समाजवादी व्यवस्था से, और साथ ही आर्थिक रूप से भी ये पिछड़े माने जाते थे। लेकिन बच्चों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि परिणाम ये निकला कि रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया, मतलब बाल्टिक गणराज्य में सभी आए थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये सबसे पहले अलग होना चाहे सोवियत संघ से, क्योंकि इन्हें स्वतंत्रता का एक तरीके से स्वाद चख लिया था। वही है ना कि राष्ट्रवादी भावना, संप्रभुता की भावना इन देशों में सबसे ज्यादा आने लगी। अब पूर्वी यूरोप के देश, यूरोप वैसी वेस्टर्न कल्चर को लेके काफी पॉपुलर है, पश्चिमी विचारधारा को लेके, लेकिन पूर्वी वालों के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल सोवियत संघ का ज्यादा था, क्योंकि वो उसके हिस्से में ज्यादा नजदीक पड़ता था। लेकिन जब बात अंत की आई तो ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र बनाने की जद्दोजहद में लग गए थे। इसके अलावा बच्चों, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाएं उजागर हुई, जबकि मध्य एशिया, जिनके बारे में ये ऐसा कहा जा रहा था कि सबसे पहले इनमें पनपेगी, तो इनमें ऐसी नहीं रही, बल्कि ये सोवियत संघ के आप कह सकते हो कि साथ में ही रहे थे, है ना, ये बड़ी बात। तो ये सारी चीजों की वजह से भी आप कह सकते हो कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब सवाल यहां पर आता है कि चलो विघटन तो हो गया, अब उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? अब रिजल्ट कोई छोटा मोटा था नहीं, क्योंकि रिजल्ट जब निकल के आता है, परिणाम जब निकल के आता है ना, उसका जो स्तर होता है वो काफी अलग अलग होता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी हम अलग अलग स्तर में बात करेंगे कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ बच्चों, तो उसके परिणाम क्या क्या निकल के आए, वो भी विभिन्न स्तरों के बीच में। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पहले स्तर की, फर्स्ट स्टेज की, तो इसमें हुआ ये कि जो इतने लंबे समय से ये जो शीत युद्ध चलता आ रहा था ना, फाइनली उसका दी एंड हो गया, यानी कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया, और जो शीत युद्ध चल रहा था अब वो भी स्टॉप हो गया, रुक गया। जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, मतलब कि पूरे शीत युद्ध में विचारधारा को लेकर ही तो लड़ाई थी, तो आप कह सकते हो कि पूंजीवादी व्यवस्था का समाजवादी व्यवस्था को पछाड़ देना, तो ये चीजें भी बिल्कुल सिद्ध हुई। और साथ ही जितना भी जो वेपन्स थे, यानी कि जो हथियारों की होड़ थी ना,
अब वो स्टॉप होगी, यानी उनकी समाप्ति कर दी गई। तो ये तो पहला चरण था। इसके अलावा दूसरे चरण में आप कह सकते हो कि विश्व की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था विद्वानों के द्वारा कि जब शीत युद्ध खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद विश्व भर में होगा ये कि नए नए सत्ता के केंद्र उभर के सामने आएंगे। यानी कि जो विश्व है ना, अब वो कोई एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय ना बनकर बहुध्रुवीय बन जाएगा। लेकिन विश्व राजनीति में बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अमेरिका एकल विश्व के रूप में उभरा, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व के रूप में उभरा। और पश्चिमी विचारधारा न केवल पश्चिम में बल्कि पूरे विश्व के अंदर प्रभावित होती चलेगी। इसके अलावा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ताकतवर देशों की सलाहकार के रूप में उभरे, क्योंकि इन्हीं ने इन सभी देशों को ताकतवर बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से इन्हें कर्ज दे रखा था। आप कह सकते हो कि सभी जगह उदारवाद लोकतंत्र जो था वो उभर कर सामने आया। यानी कि जो समाजवादी और साम्यवादी जो विचारधारा थी ना, जो अर्थव्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं काफी नीचे चली जाती रही। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो 1991 में ही बच्चों, एक तरीके से जो कोल्ड वॉर था ना, उसका एंड हो गया था। और भारत ने भी बच्चों LPG यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। यानी कि जो उसकी अर्थव्यवस्था थी समाजवादी मॉडल पे शुरुआत में ज्यादा आधारित थी, वो बात अलग है कि उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। लेकिन 1991 में कहीं ना कहीं उसने जब ये सुधार करे, आर्थिक सुधार, तो उन्होंने भी क्या चाहा कि देखो भैया, अब तो सोवियत संघ रहा नहीं, तो कहीं ना कहीं अब हमें अपनी जो विदेश नीति है उसे थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा और थोड़ा निजीकरण की ओर, वैश्वीकरण की ओर, उदारीकरण की ओर थोड़ा जाना पड़ेगा। एक तरीके से पश्चिमीकरण की ओर हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व की मांग ही यही थी। तो आप कह सकते हो कि उदारवादी लोकतंत्र भी उभर कर सामने है। उसी तरह अगर आप तीसरे चरण में देखोगे ना, तो नए नए देश उभर के हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंत तो ये हुआ कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुध्रुवीय विश्व बनेगा, लेकिन बना एक ध्रुवीय विश्व, यानी अमेरिका के तौर पे। वो बात अलग है कि जब आप कह सकते हो कि 1999 तक का समय आया, आप कह सकते हो सन 2000 आया, यानी 21वीं शताब्दी की जब शुरुआत होना शुरू हुई, तो आप कह सकते हो कि सत्ता के नए केंद्र में और भी देश सामने उभर कर आए। लेकिन जब अंत हुआ था ना शीत युद्ध का, तो मुख्यतः तौर पे एक ध्रुवीय विश्व ही बना था और नए नए देशों का उदय हुआ, जिसके बारे में अभी हम बात करें। क्योंकि जो 15 गणराज्य थे वो अलग थलग हो गए और ज्यादातर ये सभी गणराज्य जो थे ना, वो अपने आप को अब समाजवादी मॉडल की जगह एक पूंजीवादी मॉडल बनना चाह रहे थे, लोकतंत्र को लाना चाह रहे थे और स्वतंत्रता चाहते थे। तो ये सारी चीजें हुई थी। और इसके अलावा ये जो यूरोपीय संघ हो या फिर नाटो जैसे संगठन हो जो पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए थे, उसमें शामिल होने की इच्छा इन्होंने ज्यादा की थी। इंस्टेड ऑफ कि वो वार्सा पैक्ट जैसे समाजवादी या साम्यवादी मॉडल पे आधारित देशों के समूह में रहे, तो ये चाहते थे कि हम इन जैसे संगठनों में हम शामिल होना चाहते हैं। मुख्यतः तौर पे पूर्वी यूरोप के देश, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का ज्यादा दबदबा हो गया था यूरोप के अंदर, तो इसलिए पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो चाहते ही थे। और खास तौर पे लिथुआनिया हो गया या एस्टोनिया हो गया, ऐसे बाल्टिक गणराज्य भी। इसके अलावा मध्य एशिया ने काफी अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया। जो मिडल ईस्ट कंट्री थी अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि वो मिडल में थी। ऐसी सिचुएशन में वो रूस के साथ भी अपने संबंध उसने बेहतर रखे और साथ ही साथ बच्चों पश्चिमी देशों के साथ भी, यानी कि डबल उसने प्रॉफिट ऐसे सिचुएशन में कमाया। किसी के से भी उन्होंने अपने जो भी संबंध है उसे खराब नहीं करे। तो ये सभी चरणों में आप देख सकते हो कि जो विघटन हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था। और एक बड़ी महाशक्ति जो लगभग 40 से 45 सालों तक स्ट्रगल करती रही, या फिर आप कह सकते हो कि एक कॉम्पिटिटर के तौर पर एक ऐसी मॉडल के सामने खड़ी रही जिसने पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन अंत होते 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 उसका भी अंत हो गया। मतलब कि वो एक ऐसे मोड पे चली गई जिसकी वजह से तीतर बितर हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा संघ था जिसके अंदर कोई एक दो देश शामिल तो थे नहीं, बल्कि 15 ऐसे गणराज्य थे। लेकिन अंत में इन सभी को अलग होना ही पड़ा और विश्व में एक ध्रुवीयता के आधार पे पूंजीवादी मॉडल की स्थापना हुई। और इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हो कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। अब भैया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ तो अब रहा नहीं, तो फिर कौन? तो ऐसी सिचुएशन में आज के समय आप कह सकते हो, जी हाँ, जो रशिया था इसको क्या बना दिया गया, इसको सक्सेसर बना दिया गया, यानी कि इसे उत्तराधिकार के तौर पे मान लिया गया और इसको यूएनओ में
परमानेंट सीट भी मिल गई जो पहले सोवियत संघ को थी, और खुद रशिया ने अपनी विचारधारा के अंदर थोड़ा परिवर्तन लाने की भी कोशिश करी थी। तो ये सभी चीजें हमें शीत युद्ध के बाद देखने को मिली, सोवियत संघ के विघटन के बाद देखने को मिली। ये सभी चीजें आप इसे परिणामों में जोड़ सकते हो। होप्स हो कि बच्चों आपको ये काफी स्मॉल से टॉपिक काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। बाकी हम अपना मिलेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली शॉक थेरेपी के बारे में, और साथ ही भारत जैसे देश की जो भूमिका थी वो क्या रही थी, और भारत जैसे देश को क्या धक्का लगा था जब सोवियत संघ का अंत हो गया। और साथ ही बच्चों क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए फ्रेश तरीके से जो मस्ट डू वाले नोट्स है, जिसके अंदर फुल चैप्टर हो, क्वेश्चन आंसर हो, कार्टून एंड मैप्स हो, एमसीक्यू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर हो, वो सभी एक ही आपको इस वाले कोर्स में देखने को मिलेगी। जाइए वहां पे क्लिक करिएगा, और आप टेंशन मत लीजिएगा, ये अपडेट भी कर दी जाएगी। अगर ये अभी पब्लिक आपको वहां पे शो नहीं हो रही होगी तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप पे मिलेगी, प्ले स्टोर और iOS पे दोनों पे अवेलेबल है। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी जाती है। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।